नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है भाई। और ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास है आपकी क्लास नंबर 6। इससे पहले 5 क्लासें हम लोग मूल विधि की कंप्लीट कर चुके हैं। मूल विधि की T20 सीरीज हम लोग देख रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं प्रत्येक दिन। तो इससे पहले 6 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा एक आपका चैनल है यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से, और दूसरा है आपका संसार अकेडमी के नाम से। तो 2 यूट्यूब चैनल हम लोगों के हैं। एक पर आपका नेट के बारे में आपको क्लासें मिलती हैं, इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासें आपकी उसमें डाल दी जाती है। और इस पर आपका संसार अकेडमी जो है, इस पर आप लोग देख रहे हैं क्या, मूल विधि। इसके अलावा ठीक है, ये आपका एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसकी जो पीडीएफ है आपको वो प्राप्त होगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ सारी प्राप्त कर सकते हैं मूल विधि की। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। क्लास नंबर 6 रहेगी भाई। इससे पहले 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो छठी क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन होगा। तो प्रत्येक समन के बारे में इसमें बताना है। तो प्रत्येक समन जो है वो कैसा होगा। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बनाई गई है, नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से है ये। और इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक जो समन होगा हमारा, वो समन कैसा होगा, वो समन कैसा दिया जाएगा, लिखित रूप में। और लिखित रूप में भी कैसे, लिखित रूप में भी आपका 2 प्रतियों में, 2 कॉपी में दिया जाएगा। 2 कॉपी उसकी दी जाएगी, 2 कॉपी दी जाएगी। ये बात जो है किसमें कहेगी, कौन सी धारा में कहेगी, तो 2023 में जो एक्ट आया है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें एक धारा है, धारा नंबर 63। तो धारा नंबर 63 में कहा गया है कि अब कोई भी आपकी जो प्रत्येक जो समन दिया जाएगा वो आपका 2 कॉपी में दिया जाएगा और लिखित रूप से दिया जाएगा। लिखित रूप से उसको दिया जाएगा। तो लिखित रूप से दिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को के गठन का प्रावधान है। बताओ भाई, इसके गठन का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया, धारा पूछी गई थी। तो धारा कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन की अगर हम बात करें तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया, ये कब आया था, तो 1972 में आया था। ये भी पूछ सकता है कभी आपसे। और इसकी धारा 38 जो है, 38 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन 38 में भी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया, तो इसकी धारा रहेगी आपकी कौन सी, 38L। 38L में इस बात का उल्लेख किया गया है। 38L में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपका जो बाघ होगा, व्याघ्र, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, उसका गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो 38L में इस बात का उल्लेख या चर्चा की गई है। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था, ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 1972 में। और उसकी एक जो है धारा है, धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 है। धारा नंबर 1 के अनुसार इस अधिनियम में यह कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, और इस अधिनियम को 1972 में ही पारित कर दिया गया था। तो आंसर आ जाएगा सही बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन और प्राणी मात्र प्रति दयाभाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है। देखिए भाई, मानव के लिए जो कर्तव्य घोषित किए गए हैं, मानव के लिए जो कर्तव्य घोषित किए गए हैं, वे किए गए हैं मौलिक कर्तव्यों में। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें, वो आपका केवल एक ही आर्टिकल आता है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51A इसमें शामिल होता है। इसे कब जोड़ा गया अनुच्छेद 51A को, तो अनुच्छेद 51A की अगर मैं बात करूं तो इसे जोड़ा गया कब, इसमें आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 मौलिक कर्तव्यों में ही आपका 7वां जो मौलिक कर्तव्य है, उसमें वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख 7वें मौलिक कर्तव्य में किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
और ये आपका 44वां एक मिनट 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, 1976 में ये जोड़ा गया। इसके अलावा इसमें आपका फिर प्रावधान किया गया भाई आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ, उसमें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। तो इसमें क्या था? 11वें मौलिक कर्तव्य में किस चीज का प्रावधान किया गया है? तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान माता पिता के द्वारा किया जाएगा, यानी कि उनका भी मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजें पढ़ने के लिए। तो आंसर आ जाएगा जी 51A। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसको पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? बताओ भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, जो 1986 में आया, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं टोटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 26 धाराएं हैं भाई। टोटल 26 धाराएं इस आपके एक्ट में या कानून में दी गई हैं। तो आंसर सही हो जाएगा आपका डी, 26 धाराएं हैं, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट करते हैं? जो चेतावनी वाले चिन्ह होते हैं वे किसको निर्देश देते हैं, किसको निर्दिष्ट करते हैं, ये आपको इसमें बताना है। बताओ फटाफट इसका आंसर। देखो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोग भी जो है बता सकते हैं। तो फटाफट इसका आंसर बताना है आपको कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा, है जी। चेतावनी देने वाले जो चिन्ह होते हैं वे किसको निर्दिष्ट करते हैं, ये आपको इसमें बताना है। चेतावनी देने वाले चिन्ह बहुत आसान सा है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि चेतावनी देने वाले जो चिन्ह होते हैं वे किसको निर्दिष्ट करते हैं। देखिए आप जाते होंगे रोडों पर, हाईवे पर, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, जगह जगह जो है ना एरो वगैरह लगे रहते हैं, लाइट लगी रहती है, रेड ग्रीन, ठीक है। तो किसको निर्दिष्ट कर रहे, किसको दे रहे निर्देश? ठीक है, जनता को तो दे नहीं रहे, ठीक है, ना ही पुलिस को दे रहे, ये दे रहे वाहन चालक को, जो वाहन चलाते हैं। तो वाहन चालक को ये निर्देश देते हैं। तो ए आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा आपका मोटर यान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? बताओ भाई, मोटर यान अधिनियम, मोटर यान अधिनियम की अगर मैं बात करूं, मोटर यान अधिनियम, तो इसमें एक धारा दी गई है, धारा 107। धारा 107, धारा 107 में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो आपको कोई भी नियम बना सकती है। तो आंसर आ जाएगा बी आपका। धारा 107 में ये आपका राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि राज्य परिवहन के लिए कोई भी नियम बना सकती है। कौन? राज्य सरकार। तो धारा 107 याद रखनी है मोटरयान अधिनियम की। इसके बाद मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम कितने अध्यायों में वर्णित है? यानी कि मोटरयान अधिनियम जो है वो जो 1988 वाला है, मोटरयान अधिनियम 1988, तो ये कितने अध्यायों, कितने चैप्टरों में विभाजित इसको किया गया है, ये आपको इसमें बताना है। तो कितने चैप्टरों में या कितने अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 था भाई, 7 कर चुके हैं। तो कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? देखो भाई, आपका मोटरयान अधिनियम में जो है इसमें अध्याय तो दिए गए कितने? 14 अध्याय तो हैं आपके 14। और धाराओं की अगर बात करूं टोटल, तो कुल धारा की अगर बात करें तो कुल धारा रहेगी इसमें कितनी? 217। कुल धारा 217 है और अध्याय हैं आपके 14। तो 14 आंसर इसका सही हो जाएगा, मोटरयान अधिनियम 1988। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनुसूचित जनजाति अधिनियम परिवर्तित हुआ, यानी कब इसको लागू किया गया, ये आपको इसमें बताना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी एक्ट जो है उसे कब परिवर्तित किया गया या कब उसको लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होने वाला है। तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो हुआ ये आपका परिवर्तित जो किया गया था, इसको 30 जनवरी को किया गया था भाई। 30 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1990 को इसको लागू किया गया, जबकि लाया गया था इसको 89 में। 1989 में इसको आपका संसद के द्वारा पारित किया गया और लागू कर दिया गया था इसको 30 जनवरी 1990 को। तो 1990 इसका आंसर से आ जाएगा, 30 जनवरी 1990। बात करूं इसमें धाराओं की, तो इसमें अगर धारा की बात करेंगे तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें कुल आपकी 23 धाराएं हैं भाई। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ ले आपका कि एससी एसटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं। तो 23 धाराएं इसमें दी गई हैं, 23 धाराएं दी गई हैं टोटल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। किशोर न्यायालय अधिनियम जो आया था ये 2015 में आया, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं ये आपको बताना है। किशोर न्यायालय अधिनियम की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 किशोर न्यायालय सॉरी किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जो था ये 2015 में आया। इसमें धारा पूछ रहा है भाई, धारा कुल कितनी थी? तो कुल धारा थी इसमें 112। कुल धारा कितनी थी? 112 धाराएं थी। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 112 धाराएं इसमें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको कब स्वीकृति दी गई थी, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका क्या, 10 सितंबर 2005, और बी में दिया गया 11 सितंबर 2005, सी में दिया गया 13 सितंबर 2005 और डी में दिया गया 14 सितंबर 2005। तो सही आंसर आपको इसका बताना है भाई, क्या इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, डाल देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर इसमें 11। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे कब स्वीकृति दी गई थी? देखिए, महिला संरक्षण अधिनियम जो आया ये 2005 में ही आया था। 2005 में ही इसे संसद के द्वारा पास किया गया। और संसद ने जब इसे पास किया तो उसके बाद क्या हुआ कि 13 सितंबर को 2005 को ही इसको लागू कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो पीड़ित प्रतिकर स्कीम की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 जो है के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के सिद्धांत का एक प्रकार है। कौन से दंड के सिद्धांत का एक प्रकार है, इसको कौन से दंड के प्रकार का सिद्धांत इसको माना जाएगा? तो देखो, इसको माना जाएगा क्षतिपूर्ति। ये आपका जो है, मान लो जो पीड़ित व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। तो इसको कहा गया आपका क्षतिपूर्ति सिद्धांत। क्षतिपूर्ति सिद्धांत का ही एक प्रकार इसको माना जाता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपका एक्ट जो आया था ये 1973 में आया था। कब आया? 1973 में आया। 1973 में आया। और 1973 में आया ये, इसमें धाराओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो ये क्षतिपूर्ति का उल्लेख जो किया गया है, ठीक है, क्षतिपूर्ति का जो उल्लेख किया गया ये धारा 357A में किया गया है। धारा 357A में इसका उल्लेख किया गया है। तो आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एक मुकदमा है और किससे संबंधित है ये आपको इसमें बताना है जी। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो भाई, मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। निर्वाह व्यय, निर्वाह व्यय उसको कहा जाता है, मान लो जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वो अपनी पत्नी को निर्वाह भत्ता, भरण पोषण भत्ता जिसको कहा जाता है, जीवन निर्वाह करने के लिए जो खर्चा देता है उसको बोलते हैं निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था भैया। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। कब दिया? 1978 में। तो 1978 में उसके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया। मुस्लिम महिला थी, उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा। किससे? अपने पति से। और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसके निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिए गए थे। तो कौन से मुकदमे के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये आपको बताना है। देखो भाई, एक मुकदमा था आपका मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो। मोहम्मद अहमद खान के नाम से था ये मुकदमा। इसके पति का नाम था मोहम्मद खान, मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। शाहबानो के नाम से ये मुकदमा था। तो शाहबानो के नाम से ये मुकदमा था। मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो के नाम से ये मुकदमा था। तो इसमें आपका क्या हुआ, जो मोहम्मद अहमद खान थे उन्होंने अपनी पत्नी को जो है तलाक दे दिया। उसके बाद में शाहबानो ने मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में और अपने लिए भरण पोषण की मांग की, लेकिन ये मुकदमा जीत भी गई थी, लेकिन इसको जो है भरण पोषण भत्ता नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय कानून में कुछ बदलाव कर दिए गए थे। अगर मैं बात करूं शाहबानो के, तो उनके पति ने उन्हें तलाक दिया कब? जब उनकी उम्र 60 वर्ष थी या 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी थी। शाहबानो ने दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी की है धारा 125 के तहत इस मुकदमे के अंतर्गत भरण पोषण की मांग की, यानी कि खर्चे की मांग की, जबकि न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन शाहबानो के पक्ष में आए न्यायालय के फैसले का भारी विरोध हुआ, पूरे भारत में विरोध किया गया। अंततः सरकार ने क्या करा,
मुस्लिम धर्म गुरुओं के दबाव में आकर, ठीक है, तो महिला पुलिस तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था उस समय। कौन सा? 1986, ठीक है, 1986। तो 1986 के नाम से उसको जाना गया था भाई, ठीक है। तो 1986 के नाम से एक जो है मुकदमा, वो सॉरी एक्ट पारित किया था, और इसमें क्या करा, इस फैसले को बदल दिया। इनके साहबानों के पक्ष में जो फैसला आया था उसे उल्टा कर दिया गया। इनके भरण पोषण नहीं दिया जाएगा मुस्लिम महिला को, ऐसा उसमें प्रावधान कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर आंसर रहेगा इसका भाई सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा भाई कौन सा, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 लागू कब हुआ, ये पूछ रहा है भाई। सन पूछना है इसमें, तो सन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए जी, ये है आपका क्या, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया यानी कि संशोधन अधिनियम 2013 जो था उसे लागू कब किया गया? तो उसे लागू कब किया गया था? उसे लागू किया गया भाई आपका 3 फरवरी को, 3 फरवरी 2013 को। तो 3 फरवरी 2013 को यह लागू किया गया जी। तो ये आंसर आपका इसमें सही आ जाएगा। इसमें क्या किया गया था? इसमें आपका एक आपका संशोधन किया गया था धारा 1, धारा 1 सॉरी धारा 1 और खंड 2 में, धारा 1 की खंड 2 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, संशोधन किया गया था। तो 3 फरवरी 2013 को इसका लागू कर दिया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये आपका मुकदमे का नाम इसमें बताना कि किस मुकदमे से संबंधित ये वाद है भाई, किस मुकदमे से संबंधित ये वाद रहेगा, ये आपको इसमें बताना है। तो वाद पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई। देखो जी, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था? धारा 303 को रद्द कर दिया गया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। यानी कि पहले क्या था, मान लो एक व्यक्ति था, सॉरी मान लो किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो आजीवन कारावास में पहले क्या था कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसे जेल में रखा जाता था। तो इस धारा में आपका 303 धारा में ये आपका प्रावधान था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे रद्द कर दिया गया। रद्द कौन से केस में किया गया? क्योंकि आपका मैंने आपको बताया कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इस समय एक मामला आया था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। मिट्टू बनाम पंजाब राज्य में मिट्टू जो थे, इनको आजीवन कारावास हुआ था मृत्युदंड तक, लेकिन बाद में क्या करा सरकार ने, इनको बीच में ही छोड़ दिया गया। क्योंकि जो ना इसमें आपका क्या हुआ, इसमें आपका जो एक्ट लाया गया, सॉरी धारा 303 जो थी, धारा 303 जो थी उसके तहत आपका सॉरी धारा 303 में ये प्रावधान था कि भाई जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक उसको जेल में रखना। लेकिन इस धारा को बाद में समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब वो जो ना मिट्ठू सिंह जो थे मरने की अवस्था में थे, लेकिन उनको मरने से पहले ही जेल से बरी कर दिया गया था। तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में इस धारा को समाप्त किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 16। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता कौन से वाली भाई? 1860 वाली भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 की बात कर रहे हैं, में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन किस धारा में किया गया? 99 में रखा भाई, धारा 99। धारा 99 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार किसी को नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि अलग से कोई आपको सिक्योरिटी प्रदान नहीं की जाएगी। तो धारा 99 में आ जाएगी, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करें तो कौन सा रहेगा भाई? 17वां। 16 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ये 17वां क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। सामान्य आश्रय का प्रावधान किस धारा में है, ये आपको बताना है। सामान्य आश्रय का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो सामान्य आश्रय का जो प्रावधान है वो धारा 34 में किया गया भाई। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 जो है उसमें सामान्य आश्रय का उल्लेख किया गया है, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है? भारतीय न्याय संहिता जो है ये कहाँ पर लागू होती है? भारतीय न्याय संहिता
कहाँ पर लागू होगी आप सभी जानते हैं, पूरे भारत में लागू होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, पूरे भारत में लागू होगी, संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू किया जाता है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता कहाँ पर लागू है? ये भी सेम आंसर आएगा इसका भी, है जी। आसान से क्वेश्चन आगे भाई लास्ट में दो। चलो जी, इनके आंसर तो आपने बता ही दिए होंगे। भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है? तो संपूर्ण भारत में लागू है जी, ये आंसर आ जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 20, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया? ये बताओ भाई आंसर, इसका क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आंसर इसका आपको बताना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में लागू की गई, इसकी धारा, किस धारा में जमानत शब्द का उल्लेख किया गया या जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है, ये आपको इसमें बताना है। बता दो फटाफट, कौन सी धारा में कर रखा? देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये 2023 में अभी आई, बीजेपी सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया। तो इसमें आपका एक धारा है, धारा 2, धारा 2। और धारा 2 में भी एक आपका दिया गया, धारा 2 में खंड 1, धारा 2 में खंड 1 दिया गया और खंड 1 का भी उपखंड है डी, उसमें जमानत शब्द को परिभाषित किया गया। जमानत शब्द को उसमें परिभाषित किया गया, जमानत शब्द को इसमें परिभाषित किया गया धारा 2 खंड 1 के उपखंड डी में। तो देखो कौन सा रहेगा आंसर। धारा 2 का खंड 1, सारों में खंड 1 दे रखा और उपखंड रहेगा डी, तो डी दे रखा डी में भाई, ये लो जी, डी आंसर सही होगा। एक मिनट बता दिया भाई मैंने। जमानत का तो भैया डी में नहीं है, बी में है। जमानत का जो है भैया वो डी में नहीं है, वो आएगा बी में। एक मिनट दोबारा से करेक्शन कर रहा भाई, इसका रहेगा जी बी में। जमानत का उल्लेख किया गया बी में, तो भैया बी आ जाएगा दूसरे में, ये यहाँ पे ये वाला, ये आंसर, तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर से हो जाएगा भाई इसका। लिखे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया? तो धारा 2 खंड 1 के उपखंड बी में, धारा 2 के खंड 1 के उपखंड बी में। जो पहले वाला पोस्ट रहेगा उसको खंड कहेंगे, जो दूसरा आएगा उसे उपखंड कहेंगे। क्लोज सब क्लोज, अंग्रेजी में क्लोज सब क्लोज कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा भाई आपका बी। चलिए, तो ये थे भाई आपके आज के 20 क्वेश्चन। अगली जो क्लास रहेगी क्लास नंबर 7 है भाई, 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी, तो क्लास नंबर 7 ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कल। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी आप लोगों को बताना भाई, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना भाई कितने क्वेश्चन आप लोग इसमें सही कर पा रहे हैं मूल विधि में, है जी। नई आपकी मूल विधि के तहत जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो लागू की गई, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं और उनसे संबंधित भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये बात पक्की है, क्योंकि नई आपकी इसको लागू किया गया था और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। चलिए जी, नमस्कार।